वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडी निशा सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th का फिजिक्स का 10 चैप्टर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं श्यानता के बारे में। वास्तव में श्यानता क्या होती है, श्यानता क्या है, इसके बारे में हम लोग गणना करने वाले हैं। वास्तव में श्यानता किस चीज़ से रिलेटेड होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। तो चलिए देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं वास्तव में क्या होती है, किस चीज़ से रिलेटेड होती है। क्लियर। जब किसी ठोस को दूसरे ठोस के ऊपर फिसलाया जाता है, ठीक है, फिसलाया जाता है ना। जब किसी ठोस को दूसरे ठोस के ऊपर फिसलाया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ठोस है, ये भी एक ठोस है भाई, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। इस ठोस को इस ठोस के ऊपर में क्या किया जाता है, फिसलाया जाता है। इस ठोस को इस ठोस के ऊपर में क्या किया जाता है, फिसलाया जाता है। तो दोनों ठोस के उभयनिष्ठ पृष्ठ, तो दोनों ठोस के उभयनिष्ठ पृष्ठ पर एक घर्षण बल कार्य करता है। दोनों के उभयनिष्ठ पृष्ठ पर, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, दोनों को उभयनिष्ठ पृष्ठ पर, ये आप लोगों को क्या है, उभयनिष्ठ पृष्ठ, उभयनिष्ठ पृष्ठ, उभयनिष्ठ पृष्ठ पर एक घर्षण बल कार्य करता है, जो उनके बीच की अपेक्षिक गति का विरोध करता है, अपेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई तरल किसी स्थिर तल के ऊपर बहता है तो तरल की अनेक परतों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। यदि तरल का प्रवाह धारा रेखीय हो तो स्थिर क्षैतिज तल के संपर्क वाले तरल के परत में कणों का वेग क्या होता है, न्यूनतम होता है। परंतु जैसे जैसे स्थिर क्षैतिज तल से बढ़ती जाती है तो परत में कणों का वेग भी क्रमशः बढ़ता जाता है तथा ऊपरी परत के कणों का वेग अधिकतम होते जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इस चित्र अनुसार हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं भाई कि जब श्यानता का गुण आता है, मतलब जब किसी ठोस को दूसरे ठोस के ऊपर फिसलाया जाता है तो दोनों ठोस को उभयनिष्ठ पृष्ठ पर एक घर्षण बल कार्य करने लगता है। घर्षण बल कार्य करने लगता है तभी तो फिसलता है। घर्षण बल कार्य करेगा तो फिसलने का काम नहीं करेगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं कि श्यानता का आयनिक सिद्धांत वाले सजग दल के कारण होती है, ससंजक दल के कारण होती है। ठीक है, जब तरल के अणु में अपेक्षिक गति होती है, जब तरल के अणु में क्या होती है, अपेक्षिक गति होती है, तो उनके बीच की दूरी में होने के कारण ये संजक दल इसका विरोध करता है। जैसे श्यानता में द्रवों की तुलना कम होती है, क्योंकि उनकी दूरी अधिक होने के कारण गैसों में लगने वाला ससंजक बल के कारण यहाँ पर कम होता है। इसलिए यह तरल पदार्थ का अवशेष ठोसों में श्यानता नहीं होती, क्योंकि उसके विभिन्न अपेक्षिक गति क्या होती है, नहीं होती है। तो ये श्यानता के आयनिक जो सैद्धांतिक बात है, ये इस चीज के अंतर्गत में आता है। क्लियर। आगे इस कंटेंट को देखते हैं। श्यानता की निर्भरता, डिपेंड्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। किसी तरल की श्यानता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है, और दूसरा क्या होती है, तरल के दाब पर निर्भर करती है, और तीसरा क्या होती है, तरल के ताप पर निर्भर करती है। तो पहला, प्रकृति पर अलग अलग तरल की श्यानता अलग अलग होती है। देखिए, प्रकृति पर हमारे पास अलग अलग तरल पदार्थ होते हैं जो अलग अलग प्रकृति की होती है, तो प्रकृति पर अलग अलग तरल की श्यानता अलग अलग होती है। गाढ़े एवं तरल पदार्थ में तरल की तुलना श्यानता अधिक होती है। सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं भाई, दाब बढ़ाने पर द्रव की श्यानता बढ़ जाती है, जबकि पानी की कुछ 100 वायुमंडलीय दाब पर घटती है। कम दाब पर गैसों की श्यानता दाब के साथ क्या होती है, वृद्धि बढ़ती जाती है, जबकि अधिक दाब पर यह क्या रहती है, अपरिवर्तित होती जाती है। जब इस चीज को हम लोग थर्ड कंटेंट में देखते हैं ताप पर, तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता कम होती है, जबकि गैसों की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि द्रवों के ताप में वृद्धि करने से उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, जिससे ससंजक बलों का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पर दो बल थे, ससंजक बल और असंजक बल के कारण। तो यहाँ पर जो ताप है, तो वह ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है, कम होती है, जबकि गैसों की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे कंटेंट होते आता है, इनकी श्यानता कम होती जाती है। जैसे जैसे इनकी श्यानता क्या होती है, कम होती जाती है, जैसे जैसे इनकी श्यानता कम होती जाती है, गैसों में ससंजक बल का मान बहुत कम होते जाता है। वस्तुतः गैसों में श्यानता उसकी एक परत के दूसरी परत में विसरण के कारण होती है।
ताप में वृद्धि करने पर विसरण की गति बढ़ जाती है, अतः गैसों की श्यानता भी बढ़ने लगती है और ये बढ़ती चली जाती है। आगे देखते हैं वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, हमको इस चीज को देखते हैं। तो वेग प्रवणता क्या होती है? वेग प्रवणता को हम इसके अंतर्गत देखते हैं, जब कोई तरल किसी स्थिर तल के ऊपर, जब कोई तरल पदार्थ किसी स्थिर तल के ऊपर धारा रेखीय में प्रवाहित होता है। किसमें प्रवाहित होता है? देखिए धारा रेखीय में प्रवाहित होता है, तो तरल को जो परत स्थिर तल के प्रवाह में या संपर्क में होती है तो उसमें उपस्थित तरल कणों का वेग न्यूनतम मतलब शून्य होता है। इस स्थिर तल के लंबवत पर की ओर जाने वाली विभिन्न परतों में तरल कणों का प्रवाह वेग क्रमशः बढ़ता जाता है। अतः इकाई दूरी पर स्थित तरल की दो परतों के बीच का वेग परिवर्तन को तरल के वेग की प्रवणता कहते हैं। तरल के वेग की क्या बोलते हैं? प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम में आता है भाई कि तरल का वेग क्या है, वेग प्रवणता क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? जब कोई तरल पदार्थ है, इस तरीके से है, जब कोई तरल पदार्थ है, इस तरीके से जब कोई आप लोगों की तरल पदार्थ है, देखिए तरल पदार्थ किसी स्थिर तल के ऊपर धारा रेखीय प्रवाह में, किसी स्थिर तल के रूप में इस तरीके से धारा रेखीय प्रवाह में, इस तरीके से आप लोगों के पास रहेगा ये धारा रेखीय प्रवाह। देखिए धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो तरल की जो परत स्थिर तल के प्रवाह संपर्क में होती है उसमें उपस्थित तरल कणों का वेग न्यूनतम होता है। इस स्थिर तल के लंबवत की जाने वाली विभिन्न परतों में तल का जो कण होता है वो क्या कहलाता है? वेग प्रवणता कहलाता है। आगे कंटेन है, माना कि कोई तरल स्थिर क्षैतिज एक्स वाई के ऊपर में है, इस तरीके से है, ये आप लोगों का y एक्सिस है, ये आप लोगों का x एक्सिस है। ऊपर क्षैतिज दिशा में बाएं से दाएं ओर प्रवाहित हो रही, एक्स वाई के ऊपर क्षैतिज दिशा में बाएं से दाएं की ओर क्या हो रही? प्रवाहित हो रही, इस तरीके से। तो इस तरह से एक दूरी पर स्थित तल AB का प्रवाह वेग, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। AB का जो प्रवाह वेग है उसका 1 प्लस DC दूरी पर स्थित तल CD का प्रवाह वेग V प्लस DV होगा। ये हो जाएगा V प्लस DV और ये हो जाएगा x प्लस DC के रूप में। क्लियर? चलिए आगे कंटेंट देखते हैं। श्यानता गुणांक, ये क्वेश्चन में आता है भाई, श्यानता गुणांक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है। श्यानता गुणांक क्या है? तो चलिए इस चीज को देखते हैं। जब कोई तरल किसी स्थिर तल के ऊपर प्रवाहित होता है तो उसके विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है। तो सतत परतों के बीच आपेक्षिक गति के कारण लगने वाला घर्षण बल इस आपेक्षिक गति का क्या करती है? विरोध करती है। कोई भी गति का है, जैसे कि कोई भी तरल पदार्थ किसी स्थिर तल के ऊपर प्रवाहित होता है तो उसके विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है। तो सतत परतों के बीच आपेक्षिक गति के कारण लगने वाला घर्षण बल इस आपेक्षिक गति का क्या करती है? विरोध करती है। तो इस आंतरिक एवं आपेक्षिक गति विरोधी बल को श्यानता गुणांक कहते हैं। श्यान गुणांक कहते हैं इसको हम लोग। क्या गुणांक कहते हैं? श्यान गुणांक कहते हैं। और किन्हीं दो परतों के मध्य लगने वाला यह स्पर्शीय बल श्यान बल कहलाता है। श्यान बल कहलाता है इन्हीं। चलिए, तो यह श्यानता गुणांक के अंतर्गत आता है। क्लियर? ये किसके अंतर्गत आता है? श्यानता गुणांक के अंतर्गत आता है। स्तरीय प्रवाह को देखते हैं, लैमिनार फ्लो को। जब कोई अश्यान द्रव किसी नली में प्रवाहित होता है तो उसके विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति नहीं होती तथा सभी परत एक समान वेग से नली में प्रवाहित होते हैं। नली के किसी भी परिच्छेद पर समस्त द्रव कणों का वेग एक समान होता है, अतः सभी वेग सदिशों के शीर्ष एक ही ऊर्ध्वाधर तल में होते हैं। अतः द्रव प्रवाह को हम इस चित्र के अनुसार इस तरीके से हम लोग कोई भी अश्यान द्रव के लिए प्रवाहित कर सकते हैं, इस तरीके से, जो कि धारा रेखीय प्रवाह के रूप में रहेगा। धारा रेखीय प्रवाह के रूप में रहेगा। तो समतलीय वेग परिच्छेदिका के अनुसार हम लोग इसको इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंतर्गत भी आता है ये चीज। क्लियर? जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आगे देखते हैं स्टोक का नियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टोक का नियम आता है हमेशा। ठीक है, जब किसी छोटी गोलीय वस्तु को हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टोक का नियम देखते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टोक का नियम, जब किसी छोटी गोलीय वस्तु को किसी श्यान तरल में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लेते हैं भाई, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराया जा रहा है। देखिए नीचे की ओर इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है,
स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। तो प्रारंभ में ही गुरुत्व के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसका वेग क्रमशः बढ़ने लगता है। तरल की जो परतें इस गोलीय वस्तु के संपर्क में आती है वे वस्तु के साथ गति करती है, जबकि शेष परतें स्थिर रहना चाहती है। अतः तरल के विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है, जिससे वस्तु पर एक श्यान बल ऊपर की दिशा में लगता है, जो वस्तु की गति को मंदित करने का प्रयास करता है। वस्तु पर लगने वाला श्यान बल उसके वेग पर निर्भर करता है। स्टोक नामक वैज्ञानिक ने गोलीय वस्तु पर लगने वाले श्यान बल तथा वस्तु के वेग में एक संबंध स्थापित किया, जिसे स्टोक का नियम कहते हैं। जिसे किसका नियम कहते हैं? स्टोक का नियम। तो एग्जाम में आता है भाई स्टोक का नियम क्या होता है, स्टोक का नियम हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस चीज के लिए हम लोग आगे देखते हैं। जब कोई गोलीय वस्तु अनंत विस्तार वाले किसी सममांगी तरल पर जब कोई गोलीय वस्तु अनंत विस्तार वाले किसी सममांगी तरल में गिरती है तो वस्तु की गति के विपरीत लगने वाला श्यान बल होता है। जहां n तरल का श्यान गुणांक गोलीय वस्तु की त्रिज्या r तथा वेग आपका v वस्तु का वेग है, अर्थात गोलीय वस्तु पर लगने वाला श्यान बल को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग बीबीए विधि से निगमन करेंगे तो हम लोग इस चीज से कर सकते हैं कि प्रायोगिक परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गोलीय वस्तु पर लगने वाला श्यान बल F माध्यम के गुणांक 1 के वस्तु की त्रिज्या r वस्तु के वेग v पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो कोई भी रहता है, वस्तु का वेग v होता है, त्रिज्या r होता है, इस चीज को जानते हैं। उस पर लगने वाला जो श्यान गुणांक बल है वो क्या होता है? F होता है। क्लियर? चलिए आगे का देखते हैं। स्टोक के नियम और शर्तें। स्टोक का नियम क्या क्या है, उसका शर्तें क्या क्या है जो कि तभी ये लागू होगा भाई, ये शर्तें का परिपूर्णता पूर्वक पालन करेगा तभी ये चीज होगा। स्टोक का नियम तभी लागू होता है जब गोलीय वस्तु का आकार क्या हो? छोटा हो। गोलीय वस्तु का आकार क्या हो? छोटा हो। दूसरा, गोलीय वस्तु चिकनी एवं दृढ़ हो। तीसरा, वस्तु का वेग द्रव के क्रांतिक वेग से क्या हो? कम हो। और चौथा, तरल का विस्तार अनंत हो। और पांचवा, तरंगी समांगी क्या हो? और दोनों श्यान हो और समांगी हो, मतलब दोनों मिश्रण हो। तो पहला, गोलीय वस्तु का आकार छोटा हो। दूसरा, गोलीय वस्तु चिकनी हो। तीसरा, वस्तु का वेग द्रव के क्रांतिक वेग से कम हो। चौथा, तरल का विस्तार अनंत हो। और पांचवा, तरल समांगी तथा क्या हो? स्थानीय हो। क्लियर? सीमांत वेग या अंत्य वेग। जब कोई वस्तु किसी श्यान तरल में गिरती है भाई, जब कोई वस्तु किसी श्यान तरल में गिरती है तो गुरुत्व के कारण एक बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, जिससे उसका वेग क्रमशः बढ़ने लगता है। तरल के वे परत जो वस्तु के संपर्क में होते हैं गतिशील हो जाते हैं, जबकि दूरस्थ परत विरामावस्था में होते हैं। अतः द्रव के विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है, जिससे श्यान बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगती है। इसके साथ श्यानता माध्यम के कारण वस्तु पर उत्प्लवन बल भी लगता है। उत्प्लवन बल जो ऊपर की ओर लगता है, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है। जिसकी दिशा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है। अतः जब कोई वस्तु किसी वस्तु में तरल में गिरती है तो उस पर निम्न 3 बल कार्य करते हैं। जो पहला बल कार्य करता है वो है वस्तु का भार नीचे की दिशा में। जो दूसरा बल कार्य करता है तरल में उत्पन्न श्यान बल ऊपर की दिशा में। और जो तीसरा बल कार्य करता है तरल को उत्प्लवन बल ऊपर की ओर की दिशा में बल कार्य करता है। क्लियर? तो आगे का कंटेंट इसमें क्या बोल रहा है? जब कोई वस्तु किसी श्यान तरल में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग क्रमशः बढ़ते जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात वह नियत वेग से गति करने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का तरल वेग या सीमांत वेग या अंत्य वेग कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी श्यान तरल में गिरती है, ये तब की स्थिति की है। क्लियर? तो सीमांत वेग के लिए हम लोग भी यहाँ पर गणना करते हैं कि माना कि ए त्रिज्या की एक छोटी गोलीय वस्तु n श्यानता गुणांकों पर श्यानता माध्यम के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वस्तु का घनत्व क्या हो? P हो तथा श्यान माध्यम का घनत्व O हो। तो वस्तु पर जब परिणामी बल का मान 0 हो जाता है तो वह सीमांत वेग से गिरती है, जो कि नियत वेग होता है। इस स्थिति में वस्तु पर हम लोग 3 बल कार्य करते हैं। तो पहला वही जो यहाँ पर मैं बताया, 3 बल कार्य करते हैं। यहाँ पर पहला, वस्तु का भार नीचे की दिशा में, तरल में उत्पन्न श्यान बल के ऊपर की दिशा में और तरल का उत्प्लवन बल ऊपर की दिशा में। ये तीनों चीज आप लोगों के यहाँ पर कार्यरत रहते हैं। क्लियर? सीमांत वेग के कुछ उदाहरण है भाई हमारे पास, इस चीज को देखते हैं। पहला, पैराशूट की सहायता से नीचे कूदना। जो पैराशूट है देखिए वो फिल्म वगैरह में शूटिंग किए जाते हैं। जब पैराशूट लेकर कोई यात्री नीचे कूदता है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है तथा इस दौरान वायु की श्यानता उसे मंदित करने का प्रयास करती है। पैराशूट के खुलते ही श्यान बल का मान काफी बढ़ जाता है, अतः कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह सीमांत वेग से पृथ्वी पर उतरता है। तो वह आप लोग देखो पैराशूट की सहायता से जो व्यक्ति है तो वो नीचे आसानी से आ सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। वर्षा की बूंदों का आकाश में तैरना। जब आकाश में जल वाष्प संघनित होती है, वर्षा की बूंदों का आकाश में तैरना
वर्षा की बूंदों का आकाश में तैरना। जब आकाश में जल वाष्प संघनित होकर जल बूंदों में परिवर्तित होती है तो आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर भी अपने भार के कारण ये पृथ्वी तल की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। अतः वायु द्वारा ऊपर की ओर श्यान बल लगाया जाता है, जो कि एक वस्तु की ऐसी स्थिति आती है जिसमें बूंदे एक समान वेग से सीमांत नीचे की ओर जाने लगती है। तब बूंदों की त्रिज्या बहुत कम होने के कारण सीमांत भी बहुत कम होता है, अतः ये नीचे गिरने के बजाय आकाश में तैरती हुई हमको दिखाई देती है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा जो कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अगला कंटेंट को देखते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।